हेलो एवरीवन, आई एम आयुष एंड वेलकम बैक टू एनजी कोड। सो आज की वीडियो में हम लोग स्टैट्स 1 का वीक 8 का जो जीए है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपके पास क्विज 2 के सिलेबस के जितने भी जीए होंगे वो सारे क्वेश्चन की थिंकिंग, सारे क्वेश्चन के स्टेप्स कि कैसे उस क्वेश्चन को टैकल करना है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड की जा चुकी होंगी, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक अपना क्या कहते हैं वीक 5, वीक 6 एंड वीक 7 का जो जीए है वो कर रखा है। मैंने उसको अपलोड कर रखा है अपने चैनल पे। तो आप अगर इस वीडियो पे नए आ रहे हैं तो आप पहले इन 3 वीडियो को भी एक बार ज़रूर से चेक कर लेना, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, आज स्टैटिस्टिक्स 1 के वीक 8 का जो जीए है उसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे मेनली जो अपने टॉपिक्स आते हैं दैट इज़ द टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड बेयर्स थ्योरम, ठीक है। तो बेसिकली जो बेयर्स थ्योरम है दैट इज़ जस्ट बुक कीपिंग डन केयरफुली। उसका क्या मतलब है कि बेयर्स थ्योरम को एक वहाँ पे बस एक स्ट्रक्चर्ड फार्मूला है, लेकिन अगर आप अपनी थिंकिंग को ऐसे बिल्ड करते हैं, आप क्वेश्चन को तोड़ना स्टार्ट करते हैं, तो आपको आंसर ऐसे ही मिल जाएगा। इंस्टेड आप किसी थ्योरम को अप्लाई करो या आप फार्मूला को याद रखो, ठीक है। सो इसीलिए हम लोग क्वेश्चन पे जाने से पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज जो कि आज हमें दिखने वाले हैं, क्या कहते हैं आज के क्वेश्चंस में यूज़ होने वाले हैं, पहले उनको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है दैट इज़ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो ये कौन सा फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हम लोग जो ये वाली टर्म है पी ऑफ यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, इसको रीड कैसे करते हैं, इसको हम लोग रीड करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ event e given that event f has already occurred। यानी कि इसको हम कैसे रीड करते हैं कि आप मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ इवेंट ई के होने की जब इवेंट एफ ऑलरेडी हो चुका हो। तो ये इस तरीके से हम इसको रीड करते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी किसके बराबर आती है, इसकी प्रोबेबिलिटी उसके बराबर आती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, यानी कि जो भी आउटकम्स ई और एफ दोनों में आ रहे हैं अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है। तो ये भी कुछ वैसा ही है जैसे हम लोग एक प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला को देखते हैं, तो वो क्या होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन अपने क्या कहते हैं टोटल आउटकम। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इवेंट एफ के होने के बाद इवेंट ई के होने की जो प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होंगे, जो अपनी इवेंट एफ की प्रोबेबिलिटी होगी। और फेवरेबल कौन से होंगे, वो वाले ई के आउटकम जो मेरे एफ इवेंट के साथ भी हो रहे हो। तभी हम लोग के पास ये वाला फॉर्मूला आता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन रूल को अगर सिंपल से समझो तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ही अगर आप इस वाली टर्म को इस साइड भेज दो तो आपको क्या मिल जाएगा, मल्टीप्लिकेशन रूल। यानी कि अगर आपसे बोला जाए कि आप मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ ई इंटरसेक्शन एफ की, तो यहाँ पे आपकी इसका क्या आंसर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ हैज़ अकर्ड। तो इसको आप ऐसे तो देख ही सकते हो कि यहाँ पे हम बेसिकली इस वाली टर्म को इस साइड ले जा रहे हैं और फिर हमारा फॉर्मूला बन जा रहा है। लेकिन आप इसको सोचोगे कैसे, आप इसको थिंक कैसे करोगे, कैसे आप इस फॉर्मूले को याद रखने वाले हो, तो मैं बहुत ही ईजी तरीके से बताता हूँ। यहाँ पे क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो इसका क्या मतलब है कि पहले आप इवेंट एफ को परफॉर्म करा दो, यानी कि इवेंट एफ परफॉर्म हो गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमने परफॉर्म कराया, तो वो क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। क्यों, यहाँ पे मेरा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है वो कंप्लीट हो गया। तो अब जब मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ यानी कि इवेंट एफ कंप्लीट हो चुका है, तो अब जब इवेंट ई होगा तो उसमें एफ ऑलरेडी हो चुका होगा। तभी हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ हैज़ अकर्ड, ठीक है। तो ये होता है अपना मल्टीप्लिकेशन रूल वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट आता है टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें अगर मुझे किसी, मान लो अपने पास काफ़ी सारे इवेंट हैं, ए बी सी डी, काफ़ी सारे इवेंट हैं, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि एक इवेंट ये है ई, ठीक है, एक इवेंट ई है और ये इन 4 इवेंट के साथ हो सकता है, ठीक है। तो आपसे अगर बोला जाए कि आप मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो आप कैसे बताओगे,
आप वहाँ पे ये देखोगे कि अगर मैं ए वाले रास्ते से जा रहा हूँ तो पहले आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन ए हैज़ अकर्ड, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, फिर ऐसे ही बी के लिए भी कि इन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन बी हैज़ अकर्ड। सिमिलरली आप सी के लिए करोगे, सिमिलरली आप डी के लिए करोगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हर एक को जो अपनी प्रोबेबिलिटी है उसको हर एक केस से हम लोग गो थ्रू करते हैं और उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। बेयस रूल क्या होता है, बेयस रूल में जहाँ पे हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, जहाँ पे कोई एक इवेंट ई है जो कि बाकी इवेंट ए बी सी डी या एफ इनके साथ क्या कहते हैं वो अपना कंसिडर किया जा रहा है। तो अगर हमें ये फाइंड करना हो कि आप मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ सी की गिवन दैट ई हैज़ अकर्ड, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप करोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, क्योंकि अपना नीचे था तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। और ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है ये क्या है, ये है टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यहाँ डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ये जो मेरे पास टर्म थी ये क्या है, ये है टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। और ऊपर क्या है, ऊपर है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, जो इवेंट मुझे देखना था तो वो इवेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन दैट इवेंट हैज़ अकर्ड, दैट इवेंट एफ हैज़ अकर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से अपने फॉर्मूलाज होते हैं। आई होप आप लोगों को क्या कहते हैं सारे के सारे फॉर्मूला समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट अब हम लोग सीधा क्वेश्चंस पे जाने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे जहाँ पे आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ज़हीर खान हैज़ टेकन 5 हॉल्स। कह रहा है कि 4 उसने क्या लिए हैं, फाइफर लिए हैं, ठीक है। 5 विकेट हॉल या फाइफर सेम चीज़ होती है। इन हिज लास्ट 19 मैचेस, कितने मैचेस में से, 19 मैचेस में से, ठीक है। फिर उसके बाद हिज मैच रिकॉर्ड्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम वन बाय वन, ठीक है। मैच रिकॉर्ड्स को हम लोग एक एक करके चूज़ कर रहे हैं, यानी ये जो 19 मैचेस के रिकॉर्ड्स हैं उसके हम लोग एक एक करके हर एक रिकॉर्ड को चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एंड एनालाइज्ड इफ़ नन ऑफ द मैच रिकॉर्ड इज़ एनालाइज्ड मोर देन वंस, यानी एक बार में एक ही रिकॉर्ड आ रहा है, then what is the probability that the 10th one analyzed is his लास्ट 5 हॉल मैच। हमसे कहा जा रहा है कि जब हम लोग 10th रिकॉर्ड को देख रहे होंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसका लास्ट 5 हॉल मैच मिलेगा, इसका क्या मिलेगा, लास्ट फाइफर वाला मैच हमें मिल रहा होगा, ठीक है। लास्ट फाइफर वाला हमें मैच मिल रहा होगा, यहाँ पे क्या है, लास्ट फाइफर, ठीक है। तो 10th मैच में मेरे पास जब हम लोग पहले 9 मैचेस जो हैं, जो अपने पास पहले 9 मैचेस हैं, ठीक है, पहले जो अपने पास 9 मैचेस हैं, इन 9 मैचेस में हमें कितने फाइफर मिले हैं, 3 फाइफर, ठीक है, 3 फाइफर मिले हैं। तो इन 3 फाइफर के बाद जो अपना 10th फाइफर होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इस 10th मैच तक मेरे पास कितने फाइफर बचे हैं, एक फाइफर बचा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/10, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/10। तो इसको तो आपने यहाँ पे लिख लिया कि 10th मैच की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/10। अब आप लोग को देखना है कि ये जो 3 फाइफर हैं ये कहाँ पे मिलने चाहिए, ये आपको मिलने चाहिए यहाँ पे 9 मैचेस में, ठीक है। अब इन 9 मैचेस में क्या है, इन 9 मैचेस में अपने पास 4 विकेट हॉल होंगे और 4 में से हमें कितने मिल जाएंगे, 3 मिल जाएंगे, ठीक है। और बाकी इसमें क्या होंगे, 6 होंगे नॉर्मल मैच, 6 होंगे अपने पास नॉर्मल मैच। तो ये 6 नॉर्मल मैच हमें कितनों में से चाहिए, ये 6 नॉर्मल मैच हमें कितनों में से चाहिए, हमें चाहिए ये, अगर 19 टोटल मैच थे तो उसमें नॉर्मल मैच कितने हो जाएंगे, 19 माइनस अपने फाइफर वाले मैच जो कि हो जाएंगे 15। तो यहाँ पे ये कितना आएगा कि आप 15 में से 6 मैच को चूज़ कर रहे हो, 15 में से 6 मैच को चूज़ कर रहे हो। तो आपके पास फेवरेबल केसेस क्या आ गए, फेवरेबल केसेस आ गए कि 4 जो 5 विकेट हॉल हैं उसमें से मैं 3 को चूज़ कर रहा हूँ 9 मैचों में, तो वो क्या हो जाएगा, 4C3 इंटू, अब बचे हुए जो 6 जगह हैं, जो 6 मैचेस हैं उसमें मुझे नॉर्मल मैच का कुछ मिलेगा, तो वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, 15C6, ठीक है। अब अब आपको एक और चीज़ देखनी है कि यहाँ पे क्या है, 10th मैच में है प्रोबेबिलिटी 1/10,
ठीक है। ये तो आपने क्या फाइंड किया, आपने फाइंड कर लिया फेवरेबल आउटकम कितने हैं। टोटल आउटकम आप लोग कैसे फाइंड करेंगे? अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो सिंपल सा हमें क्या करना है, अपने पास टोटल मैचेस थे 19, ठीक है, टोटल मैचेस थे 19। अब 19 मैचेस में हमें क्या करना है, 19 मैचेस में, क्योंकि 10th वाले पे हमें मिल गया, 10th वाले पे तो हमें मिल गया अपना लास्ट वाला, ठीक है। तो उससे पहले के जो 9 मैचेस हैं, उससे पहले के जो 9 मैचेस हैं, मुझे केवल क्या करना है, उसमें रिकॉर्ड को उठाना है। तो मैं 9 मैचेस को किन में से चूज़ करूँगा, 19 अपने नॉर्मल मैचेस में से। तो यहाँ पे जो मेरा अपॉन में आएगा वो क्या आ जाएगा, 19C9, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, अपना करेक्ट आंसर बन रहा होगा यहाँ पे। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, सेकेंड ऑप्शन 4C3 इंटू 15C6 अपॉन 19C9 इंटू 1/10, ये अपना ऑप्शन क्या कहते हैं, करेक्ट है, ठीक है। इस 1/10 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इंटू 1/10, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, अपना ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप आप लोग को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया हो। थोड़ा सा क्या कहते हैं, अलग टाइप का क्वेश्चन था कह सकते हैं, बट इट वाज लाइक कि थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन था जहाँ पे आप लोग को चीज़ों को सोचना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ए एंड बी प्रिडिक्ट द आउटकम ऑफ अ क्रिकेट मैच एंड their chances of predicting the runs scored by a specific batsman correctly are 3/6 and 2/3। तो ए का मेरे पास कितना है, 3/6, एंड बी का कितना है, 2/3, ठीक है, 2/3, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, ठीक है, यानी कि ए और बी इंडिपेंडेंट है, ए कॉमा बी क्या है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, ओके। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ देम प्रिडिक्टिंग द सेम रॉन्ग आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों क्या करें, बोथ का आंसर सेम हो और दोनों क्या हो, रॉन्ग आंसर, बोथ सेम बट क्या हो, रॉन्ग हो, बोथ सेम रॉन्ग। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमें कितनी बताई जा रही है, 5/215। तो इसको आप वो कर लोगे तो क्या आ जाएगा, 4 और 3, यानी कि 1/49, 1/43, 1/43, ये मिल गई हमें प्रोबेबिलिटी। अब हमसे क्या बोल रहा है, गिवन दैट दे प्रिडिक्टेड द सेम स्कोर, हमसे बोला जा रहा है कि गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन है सेम स्कोर की, गिवन कंडीशन है सेम स्कोर की। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, फिर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आंसर इज करेक्ट, उन्होंने सेम स्कोर किया हो और उनका आंसर क्या हुआ हो, करेक्ट हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को कैसे कर रहे होंगे, हमें ये पता है कि बोथ सेम का रॉन्ग बोथ सेम रॉन्ग में कितना आ रहा है, 1/43, ठीक है। तो बोथ सेम करेक्ट कितना आएगा, बोथ सेम, बोथ सेम भी हो एंड बोथ क्या कहते हैं, उसी के साथ साथ सेम के साथ क्या हो, करेक्ट हो, यानी कि ए भी करेक्ट होगा, ए के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 3/6 इंटू बी के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 2/3। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 3 और 3 कैंसिल, ये इससे हो जाएगा, यानी कि 1/3। तो बोथ सेम और करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3, ठीक है, कितनी है, 1/3। अब अगर अब आपको क्या फाइंड करना है कि बोथ सेम स्कोर की, आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम स्कोर, सेम स्कोर। उसमें अगर आप देखो, उसमें क्या होगा, उसमें चाहे दोनों ने गलत आंसर दिया हो या दोनों ने सही आंसर दिया हो, लेकिन अगर दोनों का आंसर सेम है तो हम लोग उन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को कंसिडर कर रहे होंगे। तो दोनों की गलत करने पे प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/43, 1/43, प्लस दोनों के सही करने पे प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3, ठीक है, 1/3। तो आप जब इसको ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 अपॉन 129, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 46/129। ये क्या मिल गया आपको, बोथ क्या कहते हैं, सेम स्कोर आ रहा हो, दोनों अपने ए और बी का, करेक्ट हो ना करेक्ट हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन दोनों का क्या आ रहा है, सेम स्कोर आ रहा है, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या पूछा था कि आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करो करेक्ट की, गिवन दैट उन दोनों ने सेम स्कोर लिया हो, यानी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है करेक्ट की,
गिवन दैट उन्होंने क्या लिया हो, सेम स्कोर। तो यहाँ पे ये किस, अगर हम फॉर्मूला को ओपन करेंगे तो क्या होगा कि करेक्ट भी हो, इंटरसेक्शन सेम स्कोर भी हो, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम स्कोर। तो करेक्ट और सेम स्कोर की प्रोबेबिलिटी कितनी थी वो हम लोगों ने यहाँ पे निकाली, कितनी थी, 1/3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/3 अपॉन सेम स्कोर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 46/129, 46/129। तो ये यहाँ पे जब हम इसको और थोड़ा ओपन करेंगे तो 1/3 इंटू 129/46, तो ये कितना आएगा, 129 अपॉन 40, 120, 128, 126, 132, 138। ठीक है, तो क्या यहाँ पे कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, तो यहाँ पे 1290 है। तो अगर मैं इसमें इंटू टेन कर दूँ तो कितना मिलेगा, 1290 अपॉन 1380। तो क्लोजेस्ट ऑप्शन हमें कौन सा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो यही अपना आंसर होगा। शायद कुछ एरर है, या तो इस डॉक्यूमेंट में हो सकता है या थोड़ा क्वेश्चन में एरर हो सकता है, बट करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एन आइटम इज प्रोड्यूस्ड इन 3 फैक्ट्रीज ए बी सी। हमसे कहा जा रहा है कि 3 फैक्ट्री ए बी और सी हैं जो कि एक आइटम को प्रोड्यूस करती हैं। ए प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स द नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय बी। मान लो बी प्रोड्यूस कर रहा है एक्स, तो ए कितना प्रोड्यूस करेगा, 3x। एंड बी एंड सी प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, तो हमसे यहाँ पे बता दिया गया कि दोनों कितने नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। तो इनके बीच में परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे, इन सबको ऐड करके 100 के बराबर कर दो। तो 3x प्लस x कितना हो जाएगा, 5x इज इक्वल्स टू 100 कर दो। तो यहाँ पे कितना मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 20%। यानी कि b कितने परसेंट आइटम को सेल करता है, 20%। g कितने परसेंट आइटम को बनाता है, 20%। एंड a कितने बनाता है, 3 × 20, यानी कि 60% आइटम को a बनाता है। ठीक है, फिर इट इज़ नोन दैट 9%, 6% एंड 5% ऑफ द आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय फैक्ट्री ए बी सी रिस्पेक्टिवली आर डिफेक्टिव। यानी कि ए से डिफेक्टिव होने का चांस कितना, 9%। बी से डिफेक्टिव होने का चांस कितना, 6%। एंड सी से डिफेक्टिव होने का चांस 5%। ठीक है, फिर हमसे क्या बोल रहा है, ऑल आइटम्स प्रोड्यूस्ड इन 3 फैक्ट्रीज आर स्टॉक्ड एंड आइटम्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम। ठीक है, क्वेश्चन हमसे पूछा, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ सेलेक्टेड आइटम इज डिफेक्टिव। मुझसे पूछ रहा है कि आप प्रोबेबिलिटी बताओ आइटम के डिफेक्टिव होने की, प्रोबेबिलिटी बताओ आइटम के डिफेक्टिव होने की। तो आप लोग इसको पहले ना, आप इसमें बेयर्स फॉर्मूला या ये सब टोटल लॉ प्रोबेबिलिटी ये सब लगाने से पहले आप एक बार इस क्वेश्चन को सोचने का ट्राई करो। सोचने का क्या ट्राई करना है, अगर हमसे बोल रहा है कि आप फाइंड करो प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव आइटम के लिए। ठीक है, डिफेक्टिव आइटम की क्या प्रोबेबिलिटी होगी वो आप फाइंड करो। तो यहाँ पे आप केसेस कैसे बनाओगे, आप ऐसे देखोगे कि अगर प्रोबेबिलिटी, अगर क्या कहते हैं ए से चूज़ हुआ है तो वहाँ पे डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी इतनी। फिर आप दूसरा केस देखोगे कि अगर बी से चूज़ हुआ है तो वहाँ पे कितनी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी डिफेक्ट होने की, 6%। अगर सी से चूज़ हुआ है तो वहाँ पे डिफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, एक सेकेंड, वहाँ पे डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5%। तो आपको इन्हीं तीनों केसेस को क्या करना है, ऐड कर देना है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा फॉर्मूला, कि प्रोबेबिलिटी आपने ए को चूज़ किया हो इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन दैट आपने ए से चूज़ किया हो, प्लस अब आप बी के लिए करोगे कि प्रोबेबिलिटी आपने बी स्टोर से आइटम क्या कहते हैं चूज़ किया हो या फिर बी स्टोर ने उस आइटम को प्रोड्यूस किया हो, इनटू प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव आने की गिवन दैट बी स्टोर से वो आइटम हो, प्लस प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग सी स्टोर से उस आइटम को चूज़ करें एंड उसमें हम लोग क्या देखें कि वो डिफेक्टिव हो, गिवन क्या हो, वो सी स्टोर से आया हो। अब हमें क्या करना है, इसमें वैल्यूज़ को डालना है और हमें आंसर मिल जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, 60%। 60% है यानी 60/100। तो आप लोग इसको पॉइंट में लाओगे पहले तो ये कितना आ जाएगा, 0.6। ठीक है, 0.6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, 0.6 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव व्हेन ए हैज़ अकर्ड। तो अगर हम लोग ए से चूज़ कर रहे हैं तो ए से आइटम होने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो डिफेक्टिव हो, 9%, यानी कि 0.09, 0.09
प्लस अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट आइटम को यहाँ पे देखने वाले हो, तो वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो कितना है 20%, यानी कि 0.2 इंटू अपना यहाँ पे कि डिफेक्टिव आए बी से, तो वो कितना है 6%, यानी कि 0.06 प्लस अब आप देखोगे 6 सी के लिए कितना है, तो वो भी है 0.2 इंटू वहाँ पे कितनी प्रोबेबिलिटी है मेरे पास 5%, यानी कि 0.05। इन सबको आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, ज़ीरो पॉइंट 0.054 प्लस 0.012 प्लस 0.010, यानी कि 0.01। ठीक है, इसको आप जब ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 0.076। ये आपको यहाँ पे क्या कहते हैं, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कि डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.076, यानी कि 7.6%। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे आंसर करना था। आंसर में कुछ और चीज़ बोला कि एंटर द आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि वो करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस हो। यहाँ पे हमने क्या कहते हैं 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकाला है, यानी आपको क्या करना होगा, इसको राउंड ऑफ करना होगा। तो राउंड ऑफ के बाद ये कितना हो जाएगा 0.08। ठीक है, तो ये होगा अपना करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ एन आइटम इज सेलेक्टेड एट रैंडम इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, यानी कि वो अब हमसे प्रोबेबिलिटी पूछने वाला है। उसने हमें बता दिया कि क्या चीज़ ऑलरेडी हो रखी है, आइटम डिफेक्टिव था, आइटम यहाँ पे क्या था, डिफेक्टिव था, तो ये चीज़ ऑलरेडी हो गई थी। हमें किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बतानी है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय फैक्ट्री बी। हमें बताना है कि फैक्ट्री बी से प्रोड्यूस हो क्या कहते हैं, अगर वो आइटम कोई डिफेक्टिव था तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो फैक्ट्री बी से प्रोड्यूस हुआ हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को बेयर्स थ्योरम लगाना होता है, लेकिन आप लोग अगर थोड़ा सा सोच के चलोगे क्वेश्चन को तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। ऐसे ही क्या समझ में आ जाएगा, देखो यहाँ पे भी क्या होगा, फेवरेबल अपॉन टोटल वाला गेम गेम होगा। तो टोटल आउटकम हमें कौन सा रखना है, नीचे वाला, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, कि डिफेक्टिव एलिमेंट आने की अपनी क्या कहते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी थी, वो हम लोगों ने ऊपर निकाल रखी थी, कितनी थी 0.076, 0.076, तो उसको आप यहाँ पे लिख लो। ठीक है, अब आप ऊपर क्या फाइंड करोगे, फेवरेबल आउटकम, कि डिफेक्टिव एलिमेंट होने के साथ बी से ही वो हो तो उससे फेवरेबल आउटकम कौन से होंगे। वहाँ पे आप क्या करोगे कि प्रोबेबिलिटी आपने ली बी को चूज़ करने की इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, डिफेक्टिव जब आपने बी से आइटम को चूज़ किया था। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, फेवरेबल आउटकम कौन से हैं कि आइटम बी से चोजन था एंड वो डिफेक्टिव आया, अपॉन क्या कहते हैं डिफेक्टिव आने की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी थी। तो यहाँ पे मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ जाएगा 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ रहा है, हाँ 0.2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव व्हेन बी हैज़ अकर्ड, तो वो कितना था मेरे पास 5%, यानी कि 0.05। तो ये कितना आ जाएगा अपॉन 0.076, यानी कि 0.010 अपॉन 0.076, इसको आप वो कर दोगे यानी 10/76। अब इसको क्या करना, पॉइंट में खुद से कैलकुलेट कर लेना, आप लोग को आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी क्या कहते हैं एक अच्छा सा क्वेश्चन था, इजी था। यहाँ पे बस आप लोग इस तरीके से देखो कि कैसे बस थोड़ा सा सोच के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ केवल फॉर्मूला पे रिलाई करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पर्टिकुलर टास्क इज गिवन टू 3 पर्सन, मनोज, कल्पना एंड अनन्या। ठीक है, 3 पर्सन है अपने पास, मनोज, कल्पना एंड अनन्या, हुज प्रोबेबिलिटीज ऑफ कंप्लीटिंग इट आर, इसकी है 1/6, इनकी है 4/8 एंड इनकी है 4/6। ये क्या कहते हैं, कंप्लीटिंग की प्रोबेबिलिटी है, कंप्लीटिंग। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टास्क विल बी कंप्लीटेड, हमसे कहा जा रहा है कि आप बताओ प्रोबेबिलिटी टास्क कंप्लीट होने की, कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बेसिकली लैंग्वेज चेंज कर दी है, लेकिन ये बोल क्या रहा है कि कम से कम एक बंदा टास्क को कंप्लीट कर ले, कम से कम एक बंदा, यानी कि या तो केवल मनोज कर ले, या तो केवल कल्पना कर ले, या केवल अनन्या कर ले, या फिर मनोज कल्पना साथ में कर लें, अनन्या कल्पना साथ में कर लें, या तीनों ही साथ में कर लें। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है
कि एटलीस्ट 1% completes it, एटलीस्ट 1% डज इट। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर एटलीस्ट वाला केस आ गया तो मैंने आपको बताया था एटलीस्ट वाले हम केस में क्या कर सकते हैं, 1 माइनस नन वाला हम लोग क्या कहते हैं फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पे नन का क्या मतलब क्या हो जाएगा कि अगर मैं टोटल प्रोबेबिलिटी जो कि है 1 उसमें से मैं माइनस कर दूं कि इन तीनों में से कोई भी काम को कंप्लीट ना करे, ना ही मनोज काम कंप्लीट करे, ना ही कल्पना, ना ही अनन्या, अगर तीनों ही कंप्लीट नहीं करते हैं और मैं उस प्रोबेबिलिटी को टोटल प्रोबेबिलिटी में से माइनस कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, वहाँ पे मुझे मिल रहा होगा कि कम से कम एक बंदा क्या कर रहा है, काम को कंप्लीट कर दे रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉट कंप्लीटिंग की इनकी अपनी प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड करेंगे। तो वो कितना आएगा, 1 - 1/6 कितना आया, 5/6। 1 - 4/8 कितना आया, 4/8। एंड 1 - 4/6 कितना आया, 2/6। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे फाइंड करना है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो वन डिड द वर्क, नो वन डिड टास्क। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा कि 1 माइनस मनोज ने टास्क को नहीं किया इनटू कल्पना ने टास्क को नहीं किया इनटू अनन्या ने टास्क को नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना आ रहा होगा मेरा आंसर, 1 माइनस एंड 4 2 ज़ा 4 8 ज़ा, यानी कि 4 यहाँ पे 2 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा ना। ओके, तो ये कितना आया अपने पास, 5/36, यानी कि 36 - 5/36 कितना आ जाएगा, ये 31/36। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है अपने पास, 31/36। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स सच दैट, हाँ हमसे क्या कह रहा है कि ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ए एंड बी क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ए और बी दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है। सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज 0.75, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज 0.75 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इज x। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इज x एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना आ रहा है, 0.83। तो अब हमसे क्या बोला है कि आप x की वैल्यू बताओ। तो x की वैल्यू आप कैसे बताओगे, यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज़ करोगे। यूनियन का फॉर्मूला वो क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब हमसे क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो इसका मतलब क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे और चीज़ देखो कि हमें ए का कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। तो हमें पता है कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर। तो बेसिकली ये क्या होगा, 1 माइनस 0.75। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0.75, यानी कि 0.25। ठीक है, एंड सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा 1 माइनस एक्स, 1 - x। ठीक है, अब आप क्या करो, इन सारी चीज़ को इस वाले फॉर्मूला में पुट कर दो, आपको आंसर वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप कैसे पुट करोगे, यूनियन किसके बराबर है मेरे पास, यूनियन बराबर है 0.83 के, 0.83 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.25 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वी 1 - x माइनस इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन कितना था, 0। तो उस टर्म को आप हटा सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा कि हाँ, तो यहाँ पे आप क्या कर दो, x को इस साइड ले आओ, फिर इधर 1 प्लस 0.25 माइनस 0.83। तो ये कितना मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 1 प्लस, इसमें से माइनस कर दो तो 0.17 प्लस 0.25। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू कितना मिला हमें, 0.42। ठीक है, हमें यहाँ पे x की वैल्यू कितनी मिली, 0.42। सो इस तरीके से हम लोग इस वाले क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि
Two researchers adopted different sampling technique by investigating the same group of students to find the number of students failing in different intelligence levels. ठीक है, falling in different intelligence level. The results are given in the table. Okay. ठीक है, तो हमारे पास ये टेबल है, इस टेबल के बेसिस पे हमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट फॉल्स इन द बिलो एवरेज लेवल। हमसे पूछ रहा है कि स्टूडेंट के बिलो एवरेज फॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आप क्या करोगे, टोटल स्टूडेंट को फाइंड करोगे, उसके ऊपर क्या रखोगे कि बिलो एवरेज वाले कितने स्टूडेंट हैं। तो बिलो एवरेज वाले कितने स्टूडेंट हैं, 74 प्लस 48। तो ये कितना आ जाएगा, 74 70 40 110 118 122, कितना आ जाएगा ये 122। तो इधर क्या हो जाएगा 122 स्टूडेंट्स ऐसे जो कि बिलो एवरेज है। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, सारे स्टूडेंट्स को ऐड करके कहाँ कर दोगे, नीचे टोटल आउटकम्स में। तो ये कितना आ रहा था 122, ये कितना आएगा अपने पास 72 90 आएगा, एंड ये कितना आएगा अपने पास 73 80 81, ये कितना आएगा 81 आएगा। ठीक है, सिंस ये 81 आया, अब आप इन सबको ऐड कर दो। तो 122 प्लस 90 प्लस 81, तो कितनी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी 122 बाय 90, 120 90 210 210 290 293 293। ये अपने पास क्या आ रहा होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट फॉलिंग इन बिलो एवरेज लेवल। ठीक है, इसको आप पॉइंट में कन्वर्ट कर लेना खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट इज ऑफ एवरेज लेवल। प्रोबेबिलिटी आप बताओ स्टूडेंट के एवरेज लेवल होने की, गिवन दैट द इन्वेस्टिगेशन इज डन बाय रिसर्चर वाई। गिवन दैट इवेंट जो है, जो अपना इन्वेस्टिगेशन है, वो किसने की हो, रिसर्चर वाई ने करी हो। तो ये थोड़ा सा पहले का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे हम लोग क्या करते थे कि हम लोग को गिवन क्या है, इन्वेस्टिगेशन वाई ही हो रही है। ठीक है, हम लोग को क्या देखना है, केवल रिसर्चर वाई को देखना है। तो आप क्या करोगे, आप एक्स को इग्नोर करके केवल अब आप क्या करोगे, रिसर्चर वाई की डिटेल्स को देखने वाले हो। ठीक है, एक सेकेंड, आप क्या करोगे, केवल रिसर्चर वाई की डिटेल्स को यहाँ पे देखने वाले हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब इसमें बताना था कि एवरेज लेवल वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। तो रिसर्चर वाई के टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 48 प्लस 22 प्लस 28। तो 48 प्लस 22 प्लस 28 कितना आ जाएगा ये अपने पास, 50 70 एंड 70 28 98। 98 इसके पास टोटल स्टूडेंट्स थे, एंड उसमें एवरेज स्टूडेंट कितने हैं 22 22। तो ये अपने पास क्या हो गया कि रिसर्चर वाई की जो अपने पास इन्वेस्टिगेशन थी, उसमें एवरेज लेवल स्टूडेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दैट ओके, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन है दैट इज डन बाय रिसर्चर एक्स ने वो इन्वेस्टिगेशन की है, गिवन दैट स्टूडेंट इज ऑफ बिलो एवरेज लेवल। गिवन दैट अ स्टूडेंट इज ऑफ बिलो एवरेज लेवल। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, पहले हमें देखना होगा कि बिलो एवरेज लेवल वाले कितने स्टूडेंट हैं। तो आप लोग केवल इस कॉलम को देखोगे, बिलो एवरेज लेवल वाले को। यहाँ पे टोटल स्टूडेंट कितने आएंगे, 74 प्लस 48 यानी कि 122 स्टूडेंट। तो वो क्या हो जाएगा, टोटल कितने आ गए 122। एंड उसमें हमें क्या बोला है कि रिसर्चर एक्स ने ही परफॉर्म किया हो। तो रिसर्चर एक्स के यहाँ पे कितने स्टूडेंट हैं 74। तो यहाँ पे आंसर क्या बन गया 74/122। तो अगर आपके एग्जाम में कहीं पे भी टेबल वाला क्वेश्चन आता है इस तरीके से, तो वो तो करना बहुत ही आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ड्यूरिंग द मानसून इट रेन्स 1/3 ऑफ द डेज एंड अफेक्ट स्टूडेंट्स ट्रेवल टू स्कूल। यानी कि हमें पहले ही बता दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन है 1/3, 1/3, एंड इट अफेक्ट्स द ट्रेवल टू स्कूल। तो रेन होने की प्रोबेबिलिटी अगर 1/3 है, तो रेन के ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आर कॉम्प्लीमेंट 1 - 1/3 यानी कि 2/3। ठीक है, उसके बाद द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी हैवी ट्रैफिक ऑन अ रेनी डे इज 0.5। प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी हैवी ट्रैफिक
ऑन अ रेनी डे, यानी कि गिवन दैट रेनी डे वाज देयर और वहाँ पे हैवी ट्रैफिक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 0.5। ठीक है, तो फिर अगर हमें यहाँ पे बोले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैवी ट्रैफिक ना हो ऑन अ रेनी डे, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, 1 - 0.5, यानी कि 0.5 ही होगी, 0.5 ही होगी। फिर देखो आगे, एंड ऑन अ नॉन रेनी डे इज 0.25, यानी प्रोबेबिलिटी कि वहाँ पे हैवी ट्रैफिक हो रहा हो ऑन अ नॉन रेनी डे, यानी कि क्या हो, आर कॉम्प्लीमेंट, वो कितनी आ रही है, 0.25। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैवी ट्रैफिक ना हो ऑन अ नॉन रेनी डे वो कितनी आएगी अपने पास, 0.75। 1 - 0.25 कितना आ जाएगा, 0.75। ठीक है, तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम लोग को यहाँ तक दे दी। ठीक है, इफ़ इट रेन्स एंड देयर इज़ हैवी ट्रैफिक, हमसे हमें देखो क्या चीज़ गिवन कर दी कि इफ़ इट रेन्स एंड देयर इज़ हैवी ट्रैफिक, रेन भी हो रहा है, हैवी ट्रैफिक भी हो रहा है, तो वहाँ पे द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट अराइविंग लेट टू स्कूल इज़ 0.5, इज़ 0.5, यानी कि लेट होने की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट रेन भी हो रही हो एंड हैवी ट्रैफिक भी हो, वो कितना है, 0.5। ठीक है, इफ़ इट इज़ अ क्लियर डे एंड देयर इज़ नो ट्रैफिक, यानी कि प्रोबेबिलिटी उसकी क्या हो, लेट होने की, इट इज़ क्लियर डे एंड नो ट्रैफिक, यानी कि नो रेन एंड नो ट्रैफिक में उसके लेट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इट इज़ रिड्यूस्ड बाय, इट इज़ रिड्यूस्ड बाय 3/8, 3/8 से रिड्यूस हो रहा है, यानी कि 0.5 जो कि पहले थी -3/8। तो 0.5 को मैं 1/2 करके लिख सकता हूँ, एंड 1/2 को मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, 2 × 4, तो 4/8। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 1/8। ठीक है, 1/8, 1/8। ये क्या मिल गई मुझे कि लेट होने की प्रोबेबिलिटी जब एक क्लियर दिन होगा और क्या होगा अपने पास, रेन भी, उस दिन हैवी ट्रैफिक भी ना हो। ठीक है, इन अदर पॉसिबल सिचुएशंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट रीचिंग द स्कूल लेट इज़ 0.25, यानी कि हमसे कहा जा रहा है कि और जो बाकी सिचुएशन होंगी, यानी कि रेन हो रही हो, हैवी ट्रैफिक हो, रेन ना हो रही हो, हैवी ट्रैफिक हो, तो उन जगहों पे जो बाकी केसेस हैं वहाँ पे लेट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.25। ठीक है, अब हमसे क्या बोल रहा है कि इफ़ ऑन अ रैंडमली सेलेक्टेड डे अ स्टूडेंट अराइव्स लेट टू स्कूल, स्टूडेंट क्या कर रहा है, लेट आ रहा है स्कूल को, यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी बता दिया कि वो क्या आ रहा हो, लेट आ रहा हो। ठीक है, देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन्ड दैट डे, हमसे बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उस दिन बारिश हुई हो। तो ये क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा है, इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू को अगर हम देखें तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट इंटरसेक्शन रेन के, कि लेट भी आ रहा हो एंड वो क्या कहते हैं, लेट भी हुआ हो और रेन भी हो रही हो। ठीक है, रेन भी हो रही हो अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट के, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट के, कि वो लेट भी आया, रेन भी हुई, ये इंटरसेक्शन हो जाएगा अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट। तो आपको क्या करना है, पहले फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी उसके लेट होने की रेन के साथ कब कब हो रही हो। तो यहाँ पे अब हम क्या कहते हैं, इसको ले आते हैं पहले, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट इंटरसेक्शन रेन। तो यहाँ पे आपको क्या देखना होगा कि यहाँ पे आपको देखना होगा कि प्रोबेबिलिटी क्या हो रहा हो, प्रोबेबिलिटी कि पहले बारिश हो रही हो, पहले क्या हो रही हो, बारिश हो रही हो, इनटू प्रोबेबिलिटी कि वहाँ पे हैवी ट्रैफिक हो एंड बारिश हो रही हो। ठीक है, बारिश हो रही थी और हैवी ट्रैफिक हो, देन प्रोबेबिलिटी उसके लेट होने की गिवन दैट देयर वाज रेन एंड हैवी ट्रैफिक। अब इसमें एक और केस क्या आएगा कि हैवी ट्रैफिक ना हो, तो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन दैट रेन वाज हैपनिंग एंड देयर वाज नो हैवी ट्रैफिक इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ उसके लेट होने की गिवन दैट क्या कहते हैं, रेन हो रही हो एंड हैवी ट्रैफिक ना हो। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा अपने पास, ये जो ऊपर वाला क्या कहते हैं, न्यूमरेटर वाला टर्म है वो हमें मिल जाएगा। तो रेन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3, इसको फाइंड करते तो ये कितना आ जाएगा, 1/3 इनटू
क्या कहते हैं, हैवी ट्रैफिक व्हेन रेन वाज हैपनिंग कितना है 0.5 यानी कि 1/2, तो 1/3 इंटू 1/2। एंड लेट होने की प्रोबेबिलिटी जब क्या हो रहा हो, रेन हो रही हो एंड हैवी ट्रैफिक हो, वो कितना है 0.5, तो उसको भी मैं कैसे लिख सकता हूँ 1/2 प्लस रेन हो रही हो प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3 इंटू हैवी ट्रैफिक ना हो एंड रेन हो रही हो 0.5 यानी कि 1/2 इंटू लेट हुआ हो, रेन हो रही हो एंड हैवी ट्रैफिक ना हो। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमें इन दो केसेस के बारे में बताया था कि रेन हो रही हो, बारिश हो रही हो, लेट कैसे होगा उसकी प्रोबेबिलिटी, रेन हो ना हो रही हो, बारिश ना हो रही हो, लेट आ रहा होगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे केस देखें कि बाकी हर एक केस में कितनी थी 0.25, द अदर पॉसिबल सिचुएशन प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट रीचिंग स्कूल लेट इज 0.25, वो कितना है 0.25। तो यहाँ पे रेन हो रही है और हैवी ट्रैफिक नहीं है, तो लेट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 0.25 यानी कि 1/4। ठीक है, अब आप इसको जब फाइंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 इंटू 2 6 इंटू 12, तो 1/12 प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा 8 और यहाँ पे 24, तो ये क्या हो जाएगा 2 + 3/24 यानी कि 1/8। 1/8 क्या आ गया अपना न्यूमरेटर आ गया, न्यूमरेटर आ गया। अब हम लोग को क्या करना होगा, हम लोगों को डिनोमिनेटर भी फाइंड करना होगा कि उसके लेट आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, उसके लेट आने की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट क्या आ रहा हो, लेट आ रहा हो, तो हमें यहाँ पे दोनों केसेस को ऐड करना पड़ेगा कि लेट आने की प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी उसके लेट आने की जब बारिश हो रही हो, जब बारिश हो रही हो, प्लस प्रोबेबिलिटी उसके लेट आने की जब बारिश ना आ रही हो यानी कि अपना रेन का कॉम्प्लीमेंट। तो हमने यहाँ पे क्या निकाला था, प्रोबेबिलिटी जब अपना रेन आ रही हो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जब अपना क्या कहते हैं रेन आ रही हो, इसको यहाँ पे ऐसे लिख लो, लेट इंटरसेक्शन रेन, और यहाँ पे लेट इंटरसेक्शन रेन कॉम्प्लीमेंट। तो इस चीज़ को हम लोग फाइंड कर चुके हैं, वो कितना आ रहा है 1/8, 1/8। ठीक है, अब हमें किस चीज़ को फाइंड करना है, इसको फाइंड करना है। तो ये कैसे फाइंड होगा, ये कैसे फाइंड होगा कि प्रोबेबिलिटी रेन ना हो रही हो इनटू प्रोबेबिलिटी हैवी ट्रैफिक हो गिवन दैट रेन नहीं हो रही, इनटू प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट लेट आ रहा हो, हैवी ट्रैफिक हो एंड रेन नहीं हो रही। ठीक है, रेन नहीं हो रही, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन नहीं हो रही है इनटू प्रोबेबिलिटी हैवी ट्रैफिक नहीं है गिवन दैट रेन नहीं हो रही, इनटू प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट लेट आ रहा हो, हैवी ट्रैफिक भी नहीं है एंड रेन भी नहीं हो रही। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें वैल्यूज़ को रखना है। तो कितना आएगा 1/8 प्लस रेन ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 2/3 इंटू हैवी ट्रैफिक ऑन अ नॉन रेनी डे की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हैवी ट्रैफिक ऑन अ नॉन रेनी डे की प्रोबेबिलिटी है 0.25, 0.25 यानी कि 1/4 इंटू लेट होने की प्रोबेबिलिटी जब हैवी ट्रैफिक हो एंड क्या कहते हैं रेन ना हो रही हो, तो वो हमें पता है अदर केसेस में 0.25 यानी कि 1/4 प्लस यहाँ पे क्या हो रहा हो, रेन नहीं हो रही यानी कि 2/3 इंटू रेन क्या कहते हैं अपना वो भी ना हो रही हो, हैवी ट्रैफिक भी ना हो, रेन भी ना हो रही हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी 0.75, 0.75 का मतलब 3/4 इंटू अपना अब क्या कहते हैं लेट हो रहा हो एंड हैवी ट्रैफिक भी ना हो एंड रेन भी ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/8, 1/8। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना आएगा फिर 1/8 प्लस, और इसको यहाँ पे ये कर दो तो 2 × 3, 2 × 2 6 × 4 24, तो 1/24 प्लस ये कितना आ जाएगा अपने पास 2 × 2 = 3, इसको कैंसिल 1/16, तो ये कितना आ गया 1/8 प्लस इतना इतना, ओके, तो आ जाएगा 3 + 1 प्लस, ओके नॉट 3, 48 कर सकते हैं, तो 6 + 2 प्लस एंड 3 अपॉन 48, तो ये कितना आया मेरे पास 6 + 2 8 + 3 11/48, 11/48 आया प्रोबेबिलिटी क्या होने की, लेट होने की। लेट होने की प्रोबेबिलिटी हमें पता चल गई, हमें पता चल गई कि लेट और रेन साथ में होने की क्या है। अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि रेन हो रही हो एंड वो लेट हो।
प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन गिवन दैट ही वॉज लेट, वो कितनी होगी 1/8, 1/8 अपॉन प्रोबेबिलिटी लेट होने की कितनी है 11/48, यानी कि 1/8 इंटू 48/11, तो ये हो जाएगा 6, यानी कि 6/11 यहाँ पे क्या कहते हैं अपना आंसर आ रहा होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी फॉर्मूला वगैरह यूज़ नहीं किया, हम लोगों ने बेसिक बस लॉजिक से इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। एंड ये कहूँगा दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इसको नॉर्मली सॉल्व कर पा रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, देयर आर टू शॉप्स ए एंड बी। ठीक है, अपने पास दो शॉप हैं ए एंड बी, सेलिंग टी शर्ट इन द मार्केट। अपने पास दो शॉप थी ए और बी, और वो क्या कर रहे हैं अपना टी शर्ट्स बेच रहे हैं। शॉप ए हैज़ अ स्टॉक ऑफ एन रेड टी शर्ट एंड 2 ब्लैक टी शर्ट। हमसे कहा जा रहा है कि शॉप ए के पास एन रेड टी शर्ट थी एंड 2 क्या थी ब्लैक टी शर्ट थी, 2 क्या थी ब्लैक टी शर्ट थी। एंड शॉप बी के पास क्या था 2 रेड टी शर्ट थी, 2 रेड टी शर्ट थी एंड एन ब्लैक टी शर्ट थी, एन क्या थी ब्लैक टी शर्ट। अब हमसे आगे क्या बोला जा रहा है, वन ऑफ द शॉप इज सेलेक्टेड एट रैंडम, यानी कि हम लोग दोनों में से एक शॉप को उठाते हैं, तो यानी कि शॉप ए को पिक करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2, एंड शॉप बी को पिक करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। इफ़ बोथ टी शर्ट, ठीक है, एंड 2 टी शर्ट आर परचेज फ्रॉम देम, हम लोग उनसे 2 टी शर्ट खरीद रहे हैं। इफ़ बोथ टी शर्ट्स परचेज्ड आर रेड, हमें गिवन कंडीशन क्या दे दी कि दोनों टी शर्ट जो परचेज करी जा रही हैं वो दोनों क्या हैं रेड हैं, यानी एक टी शर्ट रेड अगली भी रेड। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज परचेज्ड बाय शॉप ए, वो कितना दिया गया हमें 6/7। ठीक है, 6/7। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, हमसे अब क्या बोल रहे हैं कि आप एन की वैल्यू को यहाँ पे बताओ कि एन की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे एन की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा हम लोग ब्रेक करने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हमसे क्या बोला जा रहा है कि आप फाइंड करो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट दोनों शर्ट क्या करी गई हो अपना, और दोनों रेड शर्ट खरीदी गई हो। तो ये अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट दोनों शर्ट क्या हो रेड हो इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ कि मैं शॉप ए से उस शर्ट को खरीद रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैं शॉप ए से उस शर्ट को खरीद रहा हूँ इनटू प्रोबेबिलिटी, मैंने क्या किया यहाँ पे हम लोग बेयस फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, बेयस थ्योरम, इनटू प्रोबेबिलिटी कि अब मैं दो लाल शर्ट ले रहा हूँ गिवन दैट मैंने शॉप ए से उस शर्ट को खरीदा था, अपॉन अपॉन में क्या आ जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ दो रेड शर्ट खरीदने की। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या होगा, अब हम लोग जो दो रेड शर्ट खरीद रहे हैं वो या तो शॉप ए से खरीदेंगे एंड या तो शॉप बी से खरीदेंगे। तो हम लोग को दोनों केसेस को क्या करना होगा, ऐड करना होगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि डिनोमिनेटर में टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी दो रेड शर्ट खरीदने की, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड शर्ट दोनों गिवन दैट ए से हो, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कि हमने बी शॉप चूज़ करी हो इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों रेड शर्ट क्या हो शॉप बी से आ रही हो। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज़ को फाइंड करना है और हमें आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, वैल्यूज़ को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू क्या है 1/2। ठीक है, ये चीज़ तो हमें पता है। अब हमें इन टर्म्स को फाइंड करना होगा। ठीक है, तो इन टर्म्स को हम कैसे फाइंड करेंगे, लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करने जा रहे हो दो रेड शर्ट खरीदने की, गिवन दैट वो क्या हो आपने शॉप ए से खरीदी हो। तो इसको आप कैसे देखो कि आपने शॉप ए से क्या खरीदी है, दो रेड शर्ट खरीदी हैं। तो आप यहाँ पे देखो शॉप ए के पास दो रेड शर्ट हैं एंड दो ब्लैक शर्ट हैं, टोटल शर्ट कितनी है n+2, टोटल शर्ट कितनी है n+2 एंड रेड शर्ट कितनी है n। तो पहली रेड शर्ट खरीदने की प्रोबेबिलिटी कितनी है n अपॉन टोटल शर्ट्स उसके पास कितनी थी n+2 इनटू, अब जब वो नेक्स्ट शर्ट को खरीदेगा
उसमें क्या हो रहा होगा, उसमें उसके पास रेड शर्ट कितनी बचेंगी, रेड शर्ट कितनी बचेंगी n-1, एंड उसके पास टोटल शर्ट्स कितनी बचेंगी, इसमें भी उसके पास एक कम हो जाएगी, तो वो कितनी बचेगी n+1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा n×n-1 अपॉन n+2 इंटू n+1। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरे पास कि दोनों रेड शर्ट थी, गिवन दैट हम लोग क्या कर रहे हैं, शॉप ए से शर्ट को खरीद रहे हैं। अगर मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो दोनों रेड शर्ट की, वो कहाँ से हो, शॉप बी से हो, तो शॉप बी में भी सेम चीज़ ही अप्लाई करो। यहाँ पे 2 रेड शर्ट थी और n ब्लैक शर्ट, तो टोटल शर्ट कितनी है n+2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पहले मेरे पास 2 रेड शर्ट थी और टोटल शर्ट्स कितनी थी n+2, तो पहली शर्ट चूज़ कर ली। अब जब नेक्स्ट शर्ट को चूज़ करूँगा तो कितनी बचेगी, एक शर्ट, और टोटल शर्ट्स कितनी बचेंगी n+1। तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2/n+2 इंटू n+1। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास दोनों वैल्यूज़ आ गई। अब इन वैल्यूज़ को आप क्या करो, इस वाले फॉर्मूला में रखो, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट हम लोगों ने दोनों रेड शर्ट खरीदी हो, वो किसके बराबर आएगा। अब यहाँ पे ये देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए था एंड यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी था। इन तीनों की वैल्यू सेम है, यानी कि ए की भी और बी की वैल्यू सेम है, तो आप यहाँ पे इन तीन टर्म को काट सकते हो। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 1/2, इधर कितना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2। 1/2 को आप क्या करोगे, नीचे से कॉमन ले लोगे, कॉमन ले लोगे। ठीक है, और वो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऊपर था उससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर बचेगा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर आर गिवन दैट कि वो ए से हो, तो वो अपने पास क्या आ रहा है, ये, तो ये क्या हो जाएगा n×n-1 अपॉन n+2 इंटू n+1 अपॉन, ठीक है, अपॉन अपॉन में क्या आ जाएगा, ये चीज़ इन दोनों को हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस क्या होगा, इन्हीं दोनों टर्म्स को, तो n×n-1 अपॉन n+2 n+1 प्लस 2 अपॉन n+2 n+1। ठीक है, अब जो ये डिनोमिनेटर है ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे अपने पास क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा n² - n अपॉन n² - n+2। ठीक है, और ये किसके बराबर है, ये अपना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई दोनों रेड शर्ट हमने ली हो उसके बराबर, और ये हमें दे रखा है कितना है 6/7, यानी कि n² - n अपॉन n² - n+2 इज इक्वल्स टू 6/7। ठीक है, अब आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 × n² - n इज इक्वल्स टू 6 × n² - n+2। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 7n² - 7n इज इक्वल्स टू 6n² - 6n+12। तो ये यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा n², और ये कितना हो जाएगा 7 माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा -n - 12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे 12 के लिए आप क्या ऐसे कर सकते हो, 4 × 3 ना, तो n² -4n प्लस 3n - 12 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे n कॉमन ले लो तो n-4 प्लस आप 3 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे भी कितना आएगा n-4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n+3 n-4 इज इक्वल्स टू 0। तो n की वैल्यूज़ क्या क्या आ सकती हैं, आ सकती हैं -3 एंड n की वैल्यू आ सकती है 4। ठीक है, अब n क्या था, बेसिकली n मेरे पास नंबर ऑफ शर्ट हैं, तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, ये वैल्यू क्या होगी, रिजेक्ट हो जाएगी, और अपने पास जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, 4। तो n इज इक्वल्स टू 4 अपने पास क्या है, करेक्ट आंसर यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू मुझे कितनी मिली, 4। ठीक है, तो इसमें भी थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, थोड़ा अलग तरीके से सोचना था इस क्वेश्चन में भी, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ यूनिवर्सिटी हैज़ 52 स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी में कितने हैं, 52 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 4 इंटरनेशनल स्टूडेंट, 48 डोमेस्टिक, 4 इंटरनेशनल हैं उनके पास एंड 48 क्या हैं, डोमेस्टिक हैं। ओके,
The students are randomly partitioned into 4 distinct orientation groups. हम लोग क्या कर रहे हैं, इन 52 स्टूडेंट्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, 4 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। और वेयर ईच पॉसिबल पार्टीशन इज़ इक्वली लाइकली, ठीक है, यानी कि सब सब में क्या है, नंबर ऑफ जो वो होंगे, नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे वो सेम होंगे, ठीक है। तो अगर 4 ग्रुप हैं एंड 52 अपने पास स्टूडेंट हैं, तो 4 ग्रुप में हर एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट होने वाले हैं, 13 स्टूडेंट होंगे हर एक ग्रुप में, ठीक है। What is the probability that each orientation contains exactly one international student? हमसे कहा जा रहा है कि हर एक ग्रुप में क्या हो, एक इंटरनेशनल स्टूडेंट क्या हो, प्रेजेंट हो। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो इजी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि टोटल कितने वेज में हम ग्रुप्स फाइंड कर सकते हैं। तो टोटल वेज ग्रुप कैन बी फॉर्म्ड, ग्रुप कैन बी फॉर्म, तो वो कितना होगा अपने पास, वो होने वाला है वो होने वाला है जो हम लोग फर्स्ट ग्रुप लेंगे, वो किस में से लेंगे, 52 स्टूडेंट्स में से हमें कितने स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाना है, 13 स्टूडेंट्स का। तो वो कितना हो जाएगा, 52C13, ठीक है, इनटू, अब मुझे नेक्स्ट 13 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाना है, तो उसके लिए स्टूडेंट कितने बचेंगे, 52 में से 13 स्टूडेंट्स को चुन लिया फर्स्ट ग्रुप के लिए, तो नेक्स्ट ग्रुप के लिए कितने स्टूडेंट्स बचेंगे, 39। उन 39 स्टूडेंट्स में से भी मुझे कितने चूज़ करने हैं, 13 स्टूडेंट्स, इनटू अगले नेक्स्ट, अब मेरे पास कितने बचेंगे, 26 स्टूडेंट, उसमें से कितने चूज़ करूँगा, 13 स्टूडेंट। फिर उसके बाद मेरे पास 13C13 बचेगा, और ये बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, अपने टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए। अब हम क्या करते हैं, फेवरेबल फाइंड करते हैं, ठीक है, फेवरेबल फाइंड करते हैं। फेवरेबल क्या है कि ग्रुप्स हैविंग एग्जैक्ट वन इंटरनेशनल स्टूडेंट, ग्रुप हैविंग हैव एग्जैक्ट वन इंटरनेशनल, ठीक है, एक इंटरनेशनल तो हो ही। तो आप देखो, जो अपने पास पहला ग्रुप होगा, उस पहले ग्रुप में क्या होगा कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हुआ, फिर अपने पास बाकी बचे 12 डोमेस्टिक स्टूडेंट हुए। तो इस पहले ग्रुप के पास इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए कितनी चॉइसेस हैं, 4 इंटरनेशनल स्टूडेंट टोटल हैं। तो उन 4 में से कितनी चॉइसेस इसके पास, 4 स्टूडेंट की, अभी अपने पास 4 चॉइस थी। अब अगला जो अपने पास क्या कहते हैं, इस ग्रुप के लिए मैंने एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को चूज़ कर लिया, तो अब मेरे पास स्टूडेंट कितने बचे, 52 में से 51 स्टूडेंट्स बचे चूज़ करने के लिए। अब इन फिफ ओ नो 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 नॉट 51, यहाँ पे 52 स्टूडेंट्स तो टोटल थे। तो अपने पास क्या कहते हैं उधर से, अपने पास डोमेस्टिक स्टूडेंट कितने, डोमेस्टिक स्टूडेंट हैं 48। तो 48 में से कितने स्टूडेंट्स को मुझे चूज़ करना है, 12 स्टूडेंट्स को। तो 48C12, ये क्या बना, अपना पहला ग्रुप बना, ये अपना पहला ग्रुप बना। अब इनटू आप क्या करोगे नेक्स्ट ग्रुप के लिए, तो नेक्स्ट ग्रुप के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कितने हैं, 3, तो 3 की चॉइस, इनटू अब आप क्या करोगे, इस ग्रुप के बचे हुए मेंबर्स को चूज़ करोगे। तो अगर 48 में से 12 इधर चूज़ हो गए थे, तो 36 में से भी 12 इधर चूज़ होंगे, इनटू अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट ग्रुप के लिए आपके पास 2 चॉइस इधर हैं, इनटू आपके पास 36 में से कितने बचे, आपके पास 24C12। फिर उसके बाद आपके पास एक ही इंटरनेशनल स्टूडेंट बचेगा, एंड क्या हो जाएगा, 12C12। तो ये 1 के ही बराबर आता है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स हैं, हमारे पास टोटल आउटकम्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी की एग्जैक्ट 1 हो ईच ग्रुप में, एग्जैक्ट 1 ईच ग्रुप। तो वो क्या होगी, वो होगी यहाँ पे ये वाली टर्म अपॉन ये वाली टर्म, यानी कि 4 इंटू इंटू 3 इंटू 36C12 इंटू 2 इंटू 24C12 अपॉन 52C13 इंटू 39C13 इंटू 26C13। अब आप यहाँ पे कैलकुलेशन वाला पार्ट है, वो आप लोग कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व करते रहना, यही क्या कहते हैं आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा नंबर्स के साथ क्या कहते हैं केयरफुल रहना होगा, कहीं पे थोड़ा सा क्या कहते हैं डिजिट्स इधर उधर मत कर देना, एंड आंसर को सही से कैलकुलेट करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी है बस इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या कहता है, एट अ स्कूल 2 टीचर्स शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग क्विज पेपर फॉर स्टूडेंट्स।
ठीक है, अपने पास क्या है, 2 टीचर्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं क्विज़ पेपर बनाने की, जहाँ पे चंद्रा क्रिएट्स कितने करता है, मिस्टर चंद्रा 35%। तो चंद्रा कितने परसेंट पेपर बना रहा है, 35%। ठीक है, आउट आउट ऑफ ऑल क्विज़ पेपर व्हाइल मिसेस शर्मा क्रिएट्स रिमेनिंग 65%। मिसेस शर्मा कितने क्रिएट कर रही हैं, 65% पेपर्स को। ठीक है, the passing rate differ between the two teacher with only 20% of student passing quizzes created by Mr. Chandra. ओके, तो 20% पास हो रहे हैं किसमें, चंद्रा में। ठीक है, एंड 80% पास हो रहे हैं मिस शर्मा के में। मिस शर्मा के में कितने पास हो रहे हैं, 80% स्टूडेंट्स। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सेलेक्टेड स्टूडेंट पास्ड द क्विज। हमसे क्या बोल रहे हैं कि वो पास कर गया हो। तो यहाँ पे ये क्या है, टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो इसको आप कैसे देखोगे, सेम जिस तरीके से मैंने उसे बताया हो। अगर कोई स्टूडेंट क्विज को पास कर रहा है तो वहाँ पे 2 केसेस हो सकते हैं, या तो उसने चंद्रा सर की क्विज पास की है या फिर उसने शर्मा सर की क्विज पास की है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि प्रोबेबिलिटी क्विज क्या थी, चंद्रा सर की थी, इनटू प्रोबेबिलिटी क्या हुआ, वो पास हो गया गिवन दैट वो क्या हो, चंद्रा सर की हो, प्लस प्रोबेबिलिटी वो क्या हो, शर्मा की हो, इनटू प्रोबेबिलिटी वो पास हो गया हो गिवन दैट वो क्या हो, शर्मा की हो। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, वैल्यूज़ को रखना स्टार्ट करोगे। तो चंद्रा सर के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 35%। ठीक है, तो यानी कि 0.35 इनटू पास गिवन दैट वो चंद्रा की हो कितनी है, 20%, यानी कि 0.2, प्लस शर्मा की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.65 इनटू पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.8। ठीक है, तो आप यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा जो कि होगा 7, तो ये हो जाएगा 0.07 प्लस, अब इसको आप क्या कहते हैं, खुद से सॉल्व कर लेना, ये आएगा, एक सेकेंड, 0. ओके, 1.3 1.3 इंटू 1.3 2.6 5.2 0.52। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 0.59, शायद से यहीं आ रहा हो। ठीक है, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है अभी अभी एट द मोमेंट। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, ये 0.59। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, तो ये कितना आ रहा है, हाँ 0.59 अपना सही आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एट अ स्कूल 2 टीचर्स शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, ये अच्छा सेम ही है, गिवन दैट द स्टूडेंट हैज़ पास द क्विज। मुझसे पूछ रहा है कि गिवन दैट स्टूडेंट क्या किया हो, पास कर गया हो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द क्विज वाज प्रिपेयर्ड बाय मिस्टर चंद्रा। क्विज क्या कहते हैं, मिस्टर चंद्रा ने बनाई हो। तो इसको भी मैंने बताया था, ये क्या है, ये अपना बेयर्स थ्योरम का फॉर्मूला है। तो इसको आप कैसे देखोगे, इसको आप सोचने का ट्राई करोगे। तो टोटल प्रोबेबिलिटी किसकी लोगी आप पास होने की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पास होने की नीचे आ जाएगी, जो कि है टोटल प्रोबेबिलिटी पास होने की। अगर आपको ये क्या कहते हैं पहले वाला पार्ट नहीं दिया होता तो आप लोग पास होने की प्रोबेबिलिटी इस तरीके से निकालते, जो कि कितनी आ रही है, 0.59। ठीक है, उसको हम ऊपर रख देंगे। अभी क्या है, हमें फाइंड करना है कि वो चंद्रा ने पेपर बनाया हो अगर स्टूडेंट पास हुआ हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी कि वो पेपर चंद्रा से था इनटू प्रोबेबिलिटी कि स्टूडेंट पास कर गया हो गिवन दैट पेपर चंद्रा से हो। तो चंद्रा से पेपर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.35 इनटू पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.2, और पास होने की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.59। तो ये कितना आ जाएगा, 0.07 अपॉन 0.59, यानी कि 7/59 क्या कहते हैं यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर आ रहा होगा। अब इसको पॉइंट में आप लोग कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग क्या कहते हैं अपने वीक 8 के जीओ को ख़त्म कर चुके हैं। हम लोगों ने एक एक क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में यहाँ पे देखा। आई होप आप लोग को सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट आता है तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट में उस डाउट को आप ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी से चल रही होगी। अगर आप अब वीक 5 टू 8 के जीए को अच्छे से सॉल्व कर ले रहे हो तो अब आप किस पे मूव करो, प्रैक्टिस असाइनमेंट्स को सॉल्व करो, एंड अब आप क्या कर सकते हो, पीवाईक्यूज को सॉल्व कर सकते हो, जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो, किस चीज़ के लिए, क्विज 2 के लिए। ठीक है, क्विज 2 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का जो प्रिपरेशन है क्विज 2 का क्वेश्चन वाइज जीए को देखते हुए वो कंप्लीट हो चुका है।
अब आप लोग को केवल अपना एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप PYQs को करना स्टार्ट करो। सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोग को लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू।